आंखों को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूसीसी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के परिचय का अपना आज पहला टॉपिक है और पहला टॉपिक है स्थिति और विस्तार। भारत का परिचय, और भारत के परिचय का पहला टॉपिक है भारत की स्थिति व विस्तार। विस्तार का मतलब भारत कितना तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा है, कितना चौड़ाई है भारत की, और वो सामान्य कहाँ स्थित है ना। भारत की सामान्य स्थिति और विस्तार, पहला अपना टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, यहां तक है। जबकि पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर यहां तक। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो है 3214 किलोमीटर, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। लेकिन कई बार एग्जामों में क्या पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम डायरेक्ट न पूछने की बजाय इनका अंतर पूछ लेते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की जो दूरी है उसका अंतर बताइए। तो अंतर जब आपको दोनों पता है तो आप अपने आप से कर सकते हो। अगर आपको, वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूं कितना है, 281 किलोमीटर, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए, अलग अलग पता होना चाहिए दोनों को। उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है ना। ये भारत के मुख्य भाग पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो ये तो भारत का हो गया क्या, विस्तार। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति। तो स्थिति भारत कहां से स्थित है? तो भारत में सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। तो भारत के इस बिंदु को तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? इस बिंदु को कहते हैं इंदिरा कोल। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यहां से अपन जब 3214 किलोमीटर चलेंगे तो यहां पहुंच चुके होंगे इस बिंदु पर। यह भारत के मुख्य भाग का सबसे दक्षिण बिंदु है, मेनलैंड है ना, मेनलैंड ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य भाग का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और इस बिंदु पर जब अपन पहुंच चुके होंगे तो इस बिंदु को अपन कहते क्या है? इस बिंदु को अपन कन्याकुमारी कहते हैं ना, जो कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। फिर यह भारत के मुख्य भाग का दक्षिणी हिस्सा है, लेकिन इससे कुछ हिस्सा और है भारत का दक्षिण में। तो ये आप यहां बना लो इसको, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिण वाला द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक समूह है जिसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, टापुओं का एक समूह है। और इस समूह का सबसे दक्षिण वाला द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। इस आइलैंड का सबसे दक्षिण वाला जो टापू है उसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार कहाँ है? सबसे दक्षिण में टापू है। और इसी टापू पे जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है, यही भारत का भी सबसे दक्षिणी बिंदु है, और इसको अपन नाम देते हैं क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम देते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत के मुख्य भाग का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन से आइलैंड पे?
ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इस इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कौन से बिंदु को? इंदिरा पॉइंट। तो सबसे उत्तरी बिंदु तो हो गया आपका कौन सा? इंदिरा कोल। मुख्य भाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो किस आइलैंड पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है। अब देखो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये सबसे उत्तरी बिंदु है। दोनों ही वर्तमान में स्वतंत्र नहीं है। दोनों ही वर्तमान में स्वतंत्र नहीं है। रीजन, इंदिरा कोल तो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो वर्तमान में किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के अधिकार में, जिसको अपन क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। मतलब यह जम्मू कश्मीर के जिस बिंदु पर है ना, जिस हिस्से पर है, वह वो हिस्सा वर्तमान में किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के अधिकार में है, जिसको अपन क्या कहते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर है। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा। ठीक है भाई, इसलिए ये वर्तमान में स्वतंत्र नहीं है ना। स्वतंत्र न, मतलब बिंदु तो यहाँ है। अब इससे ऊपर वाला हिस्सा ही भारत के कब्जे में नहीं है, तो क्या ये वर्तमान में भारत के अधिकार में है? नहीं है। कौन सा बिंदु? इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है और ये भारत के जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, कौन सा? इंदिरा कोल, वह वर्तमान में स्वतंत्र नहीं है। जबकि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट वो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ 25 दिसंबर 2004 बंगाल की खाड़ी में क्या आई थी? सुनामी आने के कारण जो इस ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो क्या हो गया? पानी में डूब गया ना, जलमग्न हो गया, जिसके कारण भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, कौन सा? इंदिरा पॉइंट, ये भी वर्तमान में स्वतंत्र नहीं है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, ये भी वर्तमान में स्वतंत्र नहीं। ठीक है। और भारत के मुख्य भाग का दक्षिणी बिंदु कौन सा आपका? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु यहां पर है। कौन सा स्थान है? गोरमाता स्थान है। सरक्रिक जिला है। सरक्रिक कहां है? गुजरात में। यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ना। यहां से जब हम 29 और 33, कितना? 29 और 33 किलोमीटर चलेंगे तो कहां पहुंच चुके होंगे? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु पर। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। स्थान का नाम है किबुथु, जिला वालांगू, और राज्य कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश। किबुथु जिला, वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। जबकि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरमोता स्थान, जिला सरक्रिक, गुजरात। यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। जबकि किबुथु स्थान है, जिला वालांगू, अरुणाचल प्रदेश, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है भारत की? 2933। विशेष याद रखना, 2933 किलोमीटर लंबाई है। यूं कहो कि भारत की चौड़ाई है ना। भारत के पूर्वी बिंदु से भारत के पश्चिमी बिंदु तक के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर, जबकि भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर ना। और दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया है मैंने डायरेक्ट 281, बाकी आप माइनस करके भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है। उसके अलावा तो ये भारत के 4 बिंदु हो गए। ये तो है भारत की स्थिति, कौन सी? सामान्य स्थिति। भारत की कौन सी स्थिति? सामान्य स्थिति। और एक आती है भारत की अक्षांश और देशांतरी स्थिति ना। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यह भारत की सामान्य स्थिति है।
जो उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार तो कितना है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। जबकि भारत की बिंदुओं की बात करें तो उत्तरी बिंदु तो है इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दोनों स्वतंत्र नहीं है, जिसका रीजन मैंने बता दिया है। ये तो उसी हिस्से पर है जिस पर किसने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने, और ये वो बिंदु है जहां 25 दिसंबर 2004 को सुनामी आने के कारण यह हिस्सा डूब गया भारत का ना। ठीक है, यह हिस्सा पानी में डूब गया। उसके अलावा इंदिरा पॉइंट जो बिंदु है, इसको पिगमेलियन पॉइंट या पारस पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट या पारसन पॉइंट भी कहा जाता है। और पश्चिम और पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु स्थान तो आपका किबुथु, जिला वालांगू, राज्य अरुणाचल प्रदेश। इधर पश्चिम में गौरमाता स्थान, जिला सरकरी गुजरात। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो पूर्वी दिशा में होता है। सबसे पहले सूर्योदय किस दिशा में होता है, अरे दिन किस दिशा में उगता है, पूर्व में। तो सबसे पहले दिन उगता है किस स्थान पर, स्थान की बात आएगी तो किबुथु, जिला वालांगू, और राज्य अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में स्थान गोरमोता, जिला सरकरिक गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, और इधर भारत का सबसे सबसे पश्चिमी बिंदु, और इधर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह मुख्य भाग मेनलैंड है ना, मेनलैंड ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य भाग। मेनलैंड का मुख्य बिंदु है दक्षिणी कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और ये जरूर याद रखना है किस द्वीप पर है, तो इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप है, ग्रेट निकोबार। तो ये तो हो गया दोस्तों अपनी सामान्य स्थिति। एक होती है अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। एक ये तो सामान्य स्थिति विस्तार है। एक होता है अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। अब देखो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के लिए अपन पहले थोड़ी सी 1 मिनट ग्लोब की बात करेंगे, ऐसे ये समझ में नहीं आएगा, है ना। पहले अपन थोड़ी सी ग्लोब की बात करेंगे, उसके बाद में आप अक्षांश और देशांतरीय स्थिति पढ़ना। तो ग्लोब सबसे पहले थोड़ा सा, क्योंकि अक्षांश और देशांतरीय स्थिति अपन किससे निर्धारित करेंगे, ग्लोब से। ठीक है, ग्लोब का जनक किसको कहते हैं भाई, मार्टिन बेहम। ग्लोब का जनक कौन है, मार्टिन बेहम। याद रखना ग्लोब का जनक मार्टिन बेहम है। तो सबसे पहले इस पर अपन कुछ रेखाएं निर्धारित कर देते हैं। ग्लोब पर जो आडी रेखाएं है ना, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा अपन ग्लोब में पहले रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति समझ में आएगी, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अक्षांश और देशांतरीय स्थितियों से भारत में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन कौन सी रेखाओं से जुड़ी हुई क्वेश्चन आते हैं भारत में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्लोब पर ये जो रेखाएं आडी, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं है ना। कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं। ये तो होती हैं अक्षांश रेखाएं। इन्हीं में दूसरी अपन बनाते हैं जो ग्लोब पर खड़ी रेखाएं होती है ना, वो कौन सी रेखाएं होती हैं, ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं। ये आपकी होगी देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया ग्लोब, अक्षांश और देशांतर स्थिति। ग्लोब, ग्लोब का जनक मार्टिन बेहम को कहते हैं। ग्लोब का जनक किसको कहते हैं, मार्टिन बेहम को। देखो ये आपकी जीरो है, ये 0 डिग्री अक्षांश। पहले थोड़ा 10 मिनट अपन ग्लोब को समझेंगे, उसके बाद में अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। तो सबसे पहले कौन सी रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है। इसके ऊपर वाला भाग तो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध।
और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध इसलिए क्योंकि पृथ्वी एक गोला है और इसका आधा भाग गोलार्ध, तो वो उत्तरी गोलार्ध होगा और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अब कौन सी रेखा के आधार पर? 0 डिग्री अक्षांश से बांटा है इसको। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब एक चीज, 0 ना तो उत्तरी गोल अक्षांश है और ना दक्षिणी अक्षांश। 0 तो अपने आप में बीच में है, मध्य रेखा है। इसके ऊपर वाली जितनी भी रेखाएं होंगी वो सारी होंगी कौन सी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। ऊपर वाली सारी कौन सी रेखाएं होंगी? उत्तरी अक्षांश। और नीचे वाली सारी दक्षिणी अक्षांश। नीचे वाली सारी दक्षिणी अक्षांश, उत्तर वाली सारी उत्तरी अक्षांश, नीचे वाली सारी दक्षिणी अक्षांश। अब हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं, ये जो खड़ी हैं, ये रेखाएं कौन सी हैं? देशांतर। और ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर, है ना? 0 डिग्री देशांतर। अब 0 ये बीचों बीच खड़ी है, वो रेखा है। इसके इस साइड में जो भी गोलार्ध होगा, गोले का आधा भाग, वो तो होगा कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। उधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। देखो, तो बीच वाली जो आपकी रेखा है, ये तो है 0 डिग्री देशांतर और ये है 0 डिग्री अक्षांश। कहां से काट रहे हैं एक दूसरे को? यहां काट रहे हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसको अपन दूसरा क्या नाम देते हैं? वो मध्य रेखा। और 0 डिग्री देशांतर, जिसको अपन दूसरा नाम देते हैं ग्रीनविच, एक दूसरे को कहां काटती? क्या क्वेश्चन है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां काटती हैं? तो कहां काटती हैं? गिन्नी की खाड़ी में। कहां काटती हैं? गिन्नी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में ही गिन्नी की खाड़ी। तो एक दूसरे को कहां काटती हैं? गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। और उसके अलावा अब भारत की बात करते हैं ना। अपना टॉपिक क्या था? भारत की अक्षांश और देशांतरी स्थिति। तो बेसिकली अपन थोड़ा सा एक बार ग्लोब के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, भारत कहां से है? भारत यहां है। ये आपका क्या है? भारत है, दुनिया के मैप में ना। क्या है? भारत है। तो भारत देशांतर रेखाओं की अपेक्षा तो कौन से गोलार्ध में? देशांतर रेखाओं की बात करें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में। ये कौन सा गोलार्ध था आपका? पूर्वी। जबकि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कौन सी अक्षांश से गुजरती है भारत के बीच से? उत्तरी अक्षांश। तो ये इतना कौन सा गोलार्ध हो गया? ये गोलार्ध तो पूर्वी और ऊपर वाला उत्तरी, तो ये इतना क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात भारत के मध्य से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी वो तो सारी कौन सी होंगी? पूर्वी देशांतर। और भारत के मध्य से जितनी भी अक्षांश गुजरेंगी वो सारी कौन सी होंगी? कौन सी होंगी? उत्तरी अक्षांश। कौन सी होंगी? उत्तरी अक्षांश। तो भारत के मध्य से सारी देशांतर तो गुजरेंगी कौन सी? पूर्वी देशांतर। और अक्षांश गुजरेंगी पूरी उत्तरी अक्षांश। क्यों? क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण होता कैसे? सबसे पहले अपन जो जो अपन ने बिंदु बनाए हैं उन्हीं की अपन अक्षांश और देशांतरीय स्थिति लिखेंगे। ठीक है, तो एक बिंदु तो ये होगा, यहाँ की अक्षांशीय स्थिति, एक यहाँ की अक्षांशीय स्थिति और एक यहाँ की अक्षांशीय स्थिति। इसी के क्रम में यहाँ की देशांतरीय स्थिति और
यहाँ की देशांतर स्थिति, मतलब दुनिया के मैप में भारत कहाँ से स्थित है, तो यहाँ आपका अंडमान निकोबार बना हुआ है। एक तो यहाँ की अक्षांश स्थिति में पता होना चाहिए, एक यहाँ की अक्षांश स्थिति और एक यहाँ की। वैसे यहाँ एक देशांतरी और यहाँ देशांतरी, इन रेखाओं के बीच में बसा हुआ है भारत। तो भारत के बीचों बीच जितनी भी अक्षांश गुजर रही है वो सारी कौन सी, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांशों की बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लो इसको ऐसे, ये जीरो है, कौन सी है, जीरो। तो मान लो जीरो यहां से गुजर रही है, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश। 0 के बाद में ऊपर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसके बाद में 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और 7 डिग्री। अब देखो 6 तो नीचे रहेगी और 7 अंदर चलेगी। अब हमें तो एग्जिट पॉइंट का पता होना चाहिए, कौन से बिंदु का, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, इंदिरा पॉइंट नाम दिया था। तो ये बिंदु अपन फिक्स किससे करेंगे, जैसे एक तो डिग्री होती है, जैसे अपन को 8 डिग्री है तो डिग्री तो लिखेंगे ऐसे, है ना। और इसके अलावा उसमें कुछ मिनट आती है, जैसे 1 डिग्री के बाद में अपन को कितनी मिनट मिलती हैं, 2 डिग्री बीच में अपन 7 मिनट, 60 मिनट होती है ना। तो 1 डिग्री के बाद में 60 मिनट तक अपन फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ 1 डिग्री और इनके बीच में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो अपन मिनट को जैसे 60 है मिनट लिखी, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तो आ जाएगी पूरी पूरी डिग्री, ठीक है। और मिनट 6 के ऊपर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट टच करेंगे, तो वो बिंदु किस बिंदु को टच करेगा, इंदिरा पॉइंट को, तो 4 मिनट। अब देखो यहाँ क्या होता है, सस्पेंस क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे उत्तरी अक्षांश। अब जो बच्चे विशेष ध्यान नहीं देते हैं वो क्या सोचते हैं कि यहाँ उत्तरी अक्षांश कैसे आया, जबकि ये तो दक्षिण में है, तो यहाँ तो दक्षिण अक्षांश आना चाहिए। उत्तरी अक्षांश इसलिए आया क्योंकि हम भारत के उत्तर दक्षिण के हिसाब से इसको फिक्स नहीं कर रहे, हम किसके अनुसार कर रहे हैं, ग्लोब के अनुसार। और ग्लोब में भारत के मध्य से सारी अक्षांश कौन सी गुजरती हैं, उत्तरी। तो भारत के दक्षिण से गुजरेंगी वो भी सारी उत्तरी होंगी, और भारत के उत्तर से गुजरेंगी वो भी सारी उत्तरी होंगी ना। इसलिए हम भारत के हिसाब से इसको नहीं देखेंगे, हम किसके हिसाब से देखेंगे, अपन ग्लोब के हिसाब से उसकी बात करेंगे। और ग्लोब के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ आपकी भूमध्य रेखा जो 0 है वो गुजर रही है, 0 के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते अपन को यहाँ 6 तक फिक्स करनी है ना। तो 6 डिग्री तो नीचे रहेगी और 7 अंदर चलेगी, तो यहाँ फिक्स एग्जिट पॉइंट क्या होगा, 6 डिग्री 7 मिनट। समझ में आई बात यहाँ तक की, 6 डिग्री 7 मिनट। फिर 6 के बाद में यहाँ मान लो 7 यहाँ से गुजर गया, 8 यहाँ से गुजर गया, 8 यहाँ से गुजर गया, 9 अंदर चला गया। फिर वही बात, हमें तो कहाँ का चाहिए, यहाँ का चाहिए। 8 तो यहाँ पूरी पूरी डिग्री आएंगी और मिनट आ जाएंगी कितनी, 4 मिनट। तो ये भी कौन सा आ जाएगा, 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ के 8 के तो 2 बिंदु फिक्स हो गए अपने, कन्याकुमारी वाला, सॉरी ये जो इंदिरा पॉइंट वाला था, इंदिरा पॉइंट में 6 डिग्री 4 मिनट है ना। अब देखो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, है ना, कि ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है ना। तो इसमें कितने डूब चुके हैं, तो यहाँ एग्जिट अब बात करें तो यहाँ 6 डिग्री और 8 मिनट से शुरू होती है मुख्य डूबी। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो दक्षिणी हिस्सा है वो डूब चुका है, तो इसमें 4 मिनट डूब चुके हैं। अब वास्तव में कहां तक है ये, 6 डिग्री 8 मिनट से। बाकी जो ये नीचे वाली 4 मिनट है वो पानी में डूब चुकी है। पर आपको भारत की जब अक्षांश और देशांतरीय स्थिति याद रखनी है विशेष, तो 6 डिग्री 4 मिनट से आपको शुरू करना है। 8 डिग्री 4 मिनट हो गए भारत में, ये कन्याकुमारी बिंदु से। 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11, 12 करते करते यहां तक 37, ये कौन सा कितनी डिग्री होगी, 37 तो पूरी डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी कौन सी होगी, उत्तरी अक्षांश। तो याद रखना भारत के बीच से जितनी भी देशांतर, सॉरी अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, कितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, वो सारी अक्षांश रेखाएं कौन सी होंगी, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत के अंदर से सारी अक्षांश रेखाएं कौन सी गुजर रही हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। यहां से ये भारत की देशांतर रेखाएं होंगी। इस अपेक्षा भारत इन रेखाओं से भारत थोड़ा दूर है ना, यहाँ तो भारत थोड़ी ऊपर था, लेकिन यहाँ देशांतरों की बजाय भारत थोड़ा दूर है।
तो ये तो आपकी कौन सी थी, 0 डिग्री देशांतर। 0 के बाद में 1 डिग्री और कौन सी देशांतर, पूर्वी देशांतर। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते इधर से आ रही है वो देशांतर क्रम में। तो यहां तक पहुंचेंगे तो देशांतर होगी 68 तो डिग्री और 7 मिनट। और देशांतर सारी गोलार्ध भारत से गुजरने वाली कौन सी होंगी, पूर्वी देशांतर। भारत के मध्य से सारी देशांतर कौन सी गुजर रही है, पूर्वी देशांतर। अर्थात भारत के मध्य से गुजरने वाली सारी रेखाएं कौन सी हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है भाई, तो भारत के मध्य से गुजरने वाली पूर्वी सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी होंगी। इसलिए यहां से 78 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से भारत शुरू हो जाता है। फिर 69 डिग्री कुछ मिनट से राजस्थान शुरू हो जाता है, पता होगा आप लोगों को। फिर राजस्थान के मध्य 69 70 ऐसे करते करते यहां पहुंचेंगे तो वो कौन सी होगी, 97 तो डिग्री और 25 मिनट। 97 डिग्री और 25 मिनट। और ये भी पूरी कौन सी होंगी, पूर्वी देशांतर। कौन सी होंगी, पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट और पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति है। अक्षांशों में 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। देखो इसको विशेष ऐसे याद रखना है, सूर्य हमारी पृथ्वी पर जो भी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, इनमें एक देशांतर को पार करने, दूसरी देशांतर का प्रकाश पार करने में कितनी कितनी मिनट का अंतराल आता है, 4-4 मिनट का ना। 4 मिनट से सूर्य इस, जैसे मान लो यहाँ सूर्योदय हो गया तो यहाँ कितने मिनट बाद में होगा, 4 मिनट बाद में। फिर यहाँ पर 4 मिनट बाद में, फिर यहाँ पर 4 मिनट बाद में। ऐसे 4-4 मिनट के अंतराल पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर चलता रहता है, या पृथ्वी घूम के सूर्य के सामने चलती रहती है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस दिशा में होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ से यहाँ के बीच में, भारत के बीचों बीच लगभग कितनी देशांतर गुजर रही है, लगभग 29 पॉइंट कुछ है, लगभग 30 मान लो। मतलब यहां से लेके यहाँ के बीच में कितनी देशांतर है, 30। एक देशांतर को पार करने में 4, तो 30 को पार करने में 30 इंटू 4 मतलब 120 मिनट। मतलब कितने घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे का। मतलब इस हिस्से के और इस हिस्से के बीच में कितने घंटे का अंतर हो रहा है, 2 घंटे का अंतर हो रहा है। इसको आप कैसे करोगे कि जो स्थिति इस बिंदु पर हो चुकी है, यहां वो कितने घंटे बाद होगी, 2 घंटे बाद होगी। जो स्थिति इस बिंदु पर हो चुकी है वो यहाँ कितनी देर बाद में होगी, 2 घंटे बाद में। जैसे मान लो यहाँ सूर्य 6 बजे, सॉरी 4 बजे हुआ है, तो हमारे कितने बजे होगा, 6 बजे। या यूं कहो कि हमारी जो स्थिति अब हो रही है वो यहाँ 2 घंटे पहले ही हो चुकी है। जब हमारे गर्मियों में 5 बजे सूर्योदय होता है तो यहाँ कितने बजे हो चुका है, वो 3 बजे ही हो चुका है। क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस हिस्से पर होता है, पूर्वी हिस्से पर। और ये वो हिस्सा है सबसे पहले ना। तो विशेष याद रखना है, भारत के इस बिंदु और इस बिंदु में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। पर हमें वो घंटे या वो अंतराल देखने को मिलता नहीं है समय का, क्योंकि भारत में, पूरे भारत में समय क्या होता है, एक ही होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मानक समय। मानक समय। किसी भी देश में स्थानीय समय को मान्यता नहीं होती है, सभी देशों का अपना अपना क्या होता है, मानक समय। और भारत का मानक समय हम किस रेखा से फिक्स करते हैं, जो भारत के लगभग ऐसे बीच से गुजरती है, उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। मतलब ये है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय हो रहा है वो पूरे भारत का है। चाहे भारत में कितना भी अंतर है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना, उससे मतलब नहीं है। जो 82.5 डिग्री पर समय हो रहा है वही पूरे भारत का समय है ना। स्थानीय समय के अनुसार अलग 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 समय है, लेकिन हम किस समय को मान्यता देते हैं, मानक समय को। और मानक समय रेखा कौन सी है भारत की, 82.5 डिग्री। नोट, एक विशेष चीज और याद रखना कि भारत के साथ साथ श्रीलंका की मानक समय रेखा भी कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही। अतः भारत और श्रीलंका का समय हमेशा साथ साथ चलता है। ठीक है, कुछ बिंदु और हैं, जैसे भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, ठीक है। और ग्रीनविच का टाइम, आप ग्रीनविच रेखा कौन सी है, 0। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में कितना अंतर है, 5.5 घंटे। कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। ठीक है,
क्योंकि 0 और 82 के बीच में कितना अंतर होता है, 82.5 के बीच में 82.5 डिग्री का अंतर हो गया। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री को पार करने में 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट निकाल के फिर उसको घंटे में परिवर्तित करेंगे तो कितना का अंतर आएगा, 5.5 घंटे का अंतर आएगा। अतः क्या कह सकते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 और ग्रीनविच टाइम है ना, जिसको क्या कहते हैं जीएमटी है ना, जीएमटी टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर रहता है, 5.5 घंटे का अंतर रहता है। पता चला। हाँ, जैसे अपन कई बार क्रिकेट मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो अपन को, जैसे अपन वो उस मैच का टाइम होता है ना, वो आता है जैसे 8 जीएमटी, इसका मतलब वो भारत का 8 बजे का नहीं है। जीएमटी टाइम से मतलब ये है कि जीएमटी जो टाइम है वो तो है ग्रीनविच का क्या टाइम है ना। अब भारत का समय अगर हमें दिन निकालना है ना, तो इसमें अपन को कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे, 5.5 घंटे आगे चलना पड़ेगा, फिर वो भारत का समय आ जाएगा, है ना। क्रिकेट का जो मैच का कई अन्य देशों में जब होता है, यूरोपियन विशेष कंट्रियों में, जब यूरोपियन कंट्रियों में मैच होता है तो वो जीएमटी टाइम चलता है कि जीएमटी टाइम इस समय है ना, ग्रीनविच पर क्या टाइम होगा, तो ग्रीनविच रेखा के अनुसार वो 8 बजे मैच चालू होगा, तो वो भारत में कितने बजे होगा, तो आपको 5.5 घंटे क्या कर देना है, आगे बढ़ जाना है, आगे जोड़ देना है ना। तो 5.5 घंटे का अंतर है भारत के समय और मानक समय में ना, भारत के मानक समय और ग्रीनविच मान के समय में ना 5.5 घंटे का अंतर। ठीक है भाई, तो ये भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति है, आपको अपना ये टॉपिक विशेष याद रखना है। में 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ का अक्षांशीय स्थिति है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ की अक्षांशीय स्थिति है, और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ की अक्षांशीय स्थिति है ना। उसके अलावा देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत बसा हुआ है। कुछ बेसिक क्वेश्चन और याद रखना कि एक गिन्नी की खाड़ी वाला क्वेश्चन याद रखना है कि यहाँ गिन्नी खाड़ी एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, गिन्नी खाड़ी में कौन सी रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, तो एक तो 0 डिग्री देशांतर मतलब ग्रीनविच, और एक 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य, एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, गिन्नी की खाड़ी में काटती। समझ में आई बात यहाँ तक, चलो ठीक।